दोस्त दो बैठ रहे हैं, वो चाहे वो एक समाज के हो या दो इधर समाज के हो, लेकिन उनमें जो दूरी बन रही है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई पुलिस प्रशासन ही इस दूरी को कम कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल पुलिस प्रशासन कर सकता है डेफिनेटली। लोग मिलकर जो है कोई डिसाइड नहीं कर पाती है कि पुलिस इतनी करप्टेड एरिया में चला जा रहा है, इसकी वजह क्या है? हमको जीने के लिए कितना पैसा चाहिए ये तो हमने लोग कोरोना ने हमको सिखाया है। हम लोग जानते हैं, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। उनको क्या बताना अभी। मेरे मरने के बाद मेरी पूरी बॉडी मेडिकल कॉलेज को दी जाएगी। पुलिस के ऊपर बहुत सारे लोग ऐसे भी आरोप करते हैं कि एक तरफा काम करते हैं। मैं पुलिस डिपार्टमेंट के लोग बहुत अच्छे हैं ऐसा कभी नहीं कहूँगा। अच्छे बहुत लोग हैं, उसमें साथ साथ थोड़ा बुरे लोग भी हैं, वो हर जगह रहते हैं। तो मैं एटलीस्ट आई विल टॉक अबाउट मी। तो मैंने तो किसी के साथ कभी इनजस्टिस नहीं किया है आज तक। आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। हम इस वक्त हैं सोलापुर शहर के पुलिस आयुक्तालय के सहायक पुलिस आयुक्त मिस्टर दीपक आर्वे सर के ऑफिस में, जो एक ऐसे महान व्यक्ति हैं जिन्होंने सोलापुर ज़िले के अकलूज गांव से निकलकर एमपीएससी के एग्ज़ाम पास कर आज पूरे महाराष्ट्र में अपना लोहा मनवाया है। सबसे पहले आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, शुक्रिया। दास्तान तो सर की बहुत सारी है, बहुत सारे ऐसे मोटिवेट लोगों को करते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं कॉलेजेस में जाकर, और साथ ही साथ हम उनके पूरी जीवन यात्रा के बारे में भी हम जानेंगे। और उसके बाद जो है जिस वक्त वो नौकरी की पोस्टिंग पर जब लगे, उसके लगने के बाद जो है उनका किस तरह से सफ़र रहा, और कुछ ही दिनों में वो अपने पद से रिटायर भी होने वाले हैं। जानेंगे कि रिटायर होने के बाद भी वो क्या करने वाले। सर, सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि अकलूज के छोटे से गांव से निकलकर जब पहली मर्तबा आपने एमपीएससी की एग्ज़ाम पास की थी, वो कैसा अनुभव रहा आपका? वो एक बड़ा रोमांचकारी अनुभव था, क्योंकि उस वक्त पुलिस ऑफिसर होना ये बहुत बड़ी बात थी। ये 1989 की बात है, जब मैं पीएसआई के लिए सिलेक्ट हुआ था एमपीएससी थ्रू। एक ही एग्ज़ाम दी थी मैंने, और वो एक ही एग्ज़ाम में मैं सिलेक्ट हो गया। उसके साथ ही मैं लेक्चरर की पोस्ट के लिए भी सिलेक्ट किया गया था। हमारे गांव में एक कॉलेज है, उसके लिए भी मेरी अपॉइंटमेंट हो गई थी। और तो मेरे दोस्तों ने मुझे फोर्स किया कि मैं पुलिस ब्रांच ज्वाइन करूं, तो इसीलिए मैं पुलिस डिपार्टमेंट में आ गया। हमने सुना है कि आप जो है एग्रीकल्चर से काफ़ी बिलोंग करते हैं, आपका सपना भी यही था कि एग्रीकल्चर का आप एज अ गेस्ट लेक्चरर बोलकर जो है आप अकलूज के किसी एक कॉलेज में पढ़ाते थे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं पढ़ाता नहीं था, मुझे वहाँ पे नौकरी यानी कि अपॉइंटमेंट हो गई थी नियर अबाउट। मैं एग्रीकल्चर से ग्रेजुएट हूँ और मेरे गांव में खेती भी है, और मैं खेती करना चाहता था। इस सिलसिले में मैंने बहुत से फार्म को विज़िट किया था। ग्रेप्स के बारे में मैंने बहुत स्टडी किया था, कैसे लगाते हैं, कैसे उगाते हैं, उसके बारे में टोटल जानकारी ली थी। और मैं वो खेती के बारे में अभी फाइनल करने वाला था। इन बिटवीन मैंने ये एग्ज़ाम दे दी, एमपीएससी की एग्ज़ाम। और वो भी मैंने ज़्यादा स्टडी नहीं किया, घर में रह के ही मैंने उसका स्टडी किया, और मैं सिलेक्ट हो गया। अरे वाह, क्या बात है। सर, हमने सुना है कि आपके पिताजी एक टीचर थे, वो चाहते थे कि आप जो है उसी फील्ड से बिलोंग करें, लेकिन किस्मत ने आपको जो है एमपीएससी पास कर कर जब पहली पोस्टिंग आपकी हुई, तो वो किस शहर में हुई? एक्चुअली मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। हाँ, इसलिए उन्होंने मुझे सोलापुर में, यहाँ संगमेश्वर कॉलेज है, वहाँ पे पढ़ने के लिए रखा था। और मैं अंदर 2 साल था सोलापुर में। लेकिन हुआ क्या कि गांव से शहर आने के बाद हमारा थोड़ा क्या बोलते हैं, डिस्टर्ब हो गया। हमने स्टडी कम और बाकी की एक्टिविटीज ज़्यादा की। तो उसके बाद मैंने एग्रीकल्चर ज्वाइन करके फिर एमपीएससी किया। और एमपीएससी करने के बाद जब मैं ट्रेनिंग में था, उस वक्त हमारे प्रिंसिपल साहब ने हमको इकट्ठा किया और हमको प्रेजेंट कंडीशन अबाउट आवर स्टेट, आवर नेशन, इसके बारे में बहुत कुछ लेक्चर दिया, जिससे मैं बहुत बड़ा प्रभावित हुआ। और उन्होंने कहा कि जो स्टूडेंट्स, जैसे उस वक्त हम स्टूडेंट थे, एंटी नक्सल ऑपरेशंस, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस, ऐसे स्क्वाड में काम करने के लिए कौन कौन तैयार है। तो उनके वो लेक्चर से हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गए थे। तो मैंने खुद का नाम सबसे पहले इसमें दिया, और हमारी पहली पोस्टिंग गढ़चिरौली में हुई।
यानी कि ऐसे हालात में जब 1990 के दशक में बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ देश में होते थे जो टेररिस्ट स्क्वाड हो या गढ़चिरौली की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर जो है नक्सलवादियों का ये प्रमाण बहुत ज़्यादा था। बिल्कुल। यानी कि उस वक्त आपने जब सर की स्पीच सुनी होगी, प्रभावित होकर आप जो है डायरेक्ट जब ज्वाइनिंग ले, तो वो ज्वाइनिंग का सफ़र कैसा रहा? उस वक्त मैं बैचलर था हाँ, और पहली पोस्टिंग थी तो एनर्जी बहुत थी। बहुत। हम किसी भी हाल में काम करने के लिए तैयार थे क्योंकि आई वॉज डिवोटेड फॉर सर्विस टू नेशन। तो हम गढ़चिरौली में रहे, 3 साल तक मैंने काम किया। छोटे से रूम में हमने 6 महीने निकाले। बहुत विपरीत परिस्थिति में हमने काम किया। हमको खाने के लिए भी कभी कभी दाल चावल खाना पड़ता था। हमें जंगल पेट्रोलिंग करते थे वेपन लेके जंगल में। तो ऐसे छोटे छोटे गांव कस्बे रहते थे, 6-6, 10-10 घरों के गांव। तो हम हमारे साथ तांदूल को क्या बोलते हैं उसको, राइस और थोड़ा सा दाल का लेके जाते थे, उनको पकाने के लिए देते थे और वो प्रिपेयर करके हमको खाना तैयार करके देते थे, दाल चावल। ऐसा हम 2-2, 3-3 दिन खाते थे। अरे और जंगल में चलते समय हमारे जो शूज थे उसके अंदर हमारे पैर जो उसको बोलते हैं ना, फोड़ आने, उसको क्या बोलते हैं, वो आते थे अंदर के अंदर, वो उसको ये हो जाते थे। लेकिन फिर भी हमने ऐसी परिस्थिति में 3 साल तक काम किया। तो इस सिचुएशन में जब आप ऐसे इलाके में घूम रहे थे उस समय पर जो है 1990, 91, 92 में हम अक्सर सुनते आते थे कि गढ़चिरौली में नक्सलियों का हमला, डायरेक्ट पुलिस की वैन को उड़ाई दिया, पुलिस वालों को मार दिया। तो ऐसा कुछ सिचुएशन आपके सामने आया उस वक्त? हमारे सामने एग्जैक्टली नहीं, लेकिन मैं जाने से पहले वहाँ पे एक SRP की बस उड़ाई थी। उसमें 10 लोग जगह पे खत्म हो गए थे। ब्लास्ट किया था, एम्बुश उसको बोलते हैं। उसके बाद मैं जब था उस वक्त मेरा एक कलीग था शशांक मालकापुरे नाम का, उसको भी वो साइकिल पेट्रोलिंग करता था, उसको भी ब्लास्ट करके उड़ाया था। तो हम जो बहुत क्या बोलते हैं, टारगेट ऑन द टारगेट ऑफ नक्सलाइट थे। कभी भी कहीं से भी गोली आ सकती थी। हम जंगल में जब घूमते थे तो जान का खतरा तो बिल्कुल 100% था, लेकिन फिर भी हमने वो सब बिल्कुल अच्छी तरह से काम करके ये किया। फर्स्ट ज्वाइनिंग के बाद जब दूसरी पोस्टिंग पर आप गए तो वो सफ़र आपका कैसा रहा? वो टोटल चेंज था। पहली पोस्टिंग मेरी गढ़चिरौली में थी और सेकंड पोस्टिंग मेरी लोनावाला में थी। तो लोनावाला इज अ हिल स्टेशन और उस वक्त तो बहुत अच्छा माहौल था। हमने पूरा एंजॉय किया। लोनावाला का जो पोस्टिंग था वो पूरा एंजॉय किया। काम के साथ साथ उधर का जो नेचुरल ब्यूटी है तो उसको भी एंजॉय किया। वहाँ पे बहुत दोस्त मेरे बन गए अच्छे, अभी तक उनसे मेरी दोस्ती है। इस बीच ये पुलिस के ऊपर बहुत सारे लोग ऐसे भी आरोप करते हैं कि एक तरफा काम करते हैं, वो अपने जान पहचान वालों की तरफ से जो है बहुत सारा उनको कोऑपरेट करते हैं। ये जब सिचुएशन पैदा होती है तो उस वक्त आप उसको कैसे फेस करते हैं? मैंने तो मेरी पूरी लाइफ में किसी के साथ इनजस्टिस नहीं किया। हो सके उतना जो क्या बोलते हैं उसको, पीड़ित लोग हैं उनको न्याय जस्टिस देने का काम किया। अब ऐसे लोग तो हर जगह रहते हैं। मैं पुलिस डिपार्टमेंट के लोग बहुत अच्छे हैं ऐसा कभी नहीं कहूँगा। अच्छे बहुत लोग हैं, उसमें साथ साथ थोड़ा बुरे लोग भी हैं, वो हर जगह रहते हैं। तो मैं एटलीस्ट आई विल टॉक अबाउट मी। तो मैंने तो किसी के साथ कभी इनजस्टिस नहीं किया है आज तक। लेकिन आज जो समाज में जो पुलिस खाते को लेकर या पुलिस प्रशासन को लेकर जो है लोगों के ऊपर, लोग जो है उनके ऊपर बिलीफ कम करते हैं, क्या वजह है इसकी? नहीं, क्या होता है, किसी 1-2 लोगों की वजह से ये ऐसी इमेज खराब होती है। ज़्यादातर लोग बहुत अच्छे हैं, अच्छा काम करते हैं, लोगों को न्याय देने का काम करते हैं। लेकिन हम बोलते हैं जैसे हर डिपार्टमेंट में, हर समाज में, हर इसमें थोड़े से लोग बुरे रहते ही है, तो उनकी वजह से वो डिपार्टमेंट, वो काम, वो सब इमेज उनकी खराब हो जाती है। तो वैसी ही बात पुलिस डिपार्टमेंट की है। अब यहाँ से तो हर जो आदमी आता है वो अपने अपने संस्कार लेके आता है, तो जो जिससे जैसा पाता है वैसा वो बिहेव करता है। डिपेंड्स अपॉन उसके सब संस्कार बोलते हैं ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ। जिस तरह से आपने सोलापुर शहर के अंदर जब पहली मर्तबा वातुक शाखा को ज्वाइन किया था, वो अनुभव आपका कैसा रहा? मैं 2003 में पहली बार वातुक ट्रैफिक ब्रांच में था। उस वक्त बहुत कम ट्रैफिक थी, गाड़ियाँ भी ज़्यादा नहीं थी, रोड्स भी वैसे एकदम क्लियर थे और डिसिप्लिन के बारे में लोग भी ज़्यादा मानते थे। आज की सिचुएशन में रोड्स वैसे ही है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन जो व्हीकल्स है वो बहुत ज़्यादा गुना बढ़ गई है।
पार्किंग के प्रॉब्लम्स है, सब जगह जैसे सिग्नल्स के प्रॉब्लम्स है। ज़्यादातर जो जो क्या बोलते सब्जेक्ट्स है वो रिलेटेड टू नगर पालिका है, क्योंकि एक आदमी जब गाड़ी लेता है 10-20 लाख की, अगर वो मार्केट पे लाता है, हम उसको बोलते हैं कि भाई इधर मत लगाओ, वो तो पूछेगा मैं लगाऊं कहाँ। तो लगाने के लिए जगह ही नहीं है शोलापुर में, बहुत कम जगह है, और इसकी वजह से कंजेशन ये सब प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं। तो ट्रैफिक विभाग में जब आए थे तब उस वक्त आपने जो है बहुत सारे जन जागृति की मुहिम भी आम नागरिकों को लेकर जो है आप सामने आ रहे थे, जैसा कि हेलमेट सख्ती को लेकर हो। सोलापुर प्रशासन, सोलापुर के आम नागरिक जो हैं आज भी हेलमेट सख्ती को लेकर नाराज है, जागरूक नहीं है। लेकिन सरकार ने ही एक बंधन डाल दिया कि सिर्फ सरकारी कर्मचारी ही हेलमेट पहनेंगे। तो पुलिस प्रशासन ऐसा कोई एक ठोस कदम क्यों नहीं उठा पा रही कि हेलमेट सख्ती हो? हेलमेट सख्ती बहुत बड़ी बात है, बहुत सही डिसीजन है, क्योंकि जितने भी डेथ एक्सीडेंट में होते हैं उससे 50% तो हेड इंजरी से होते हैं। हेड इंजरी कहाँ भी कहीं भी हो सकती है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि हाईवे पे, मेन रोड पे हेलमेट सख्ती करो। रोड अगर हम गांव में, अगर शहर में चल रहे हैं, कहीं गड्ढा है, स्लिप हो गया, गिर के हेड इंजरी हो सकती है। तो हेलमेट हर जगह पहनना बहुत जरूरी है। मैं जब 4-5 महीने के लिए ट्रैफिक ब्रांच में था, उस वक्त मैंने जगह जगह पे प्रबोधन किया, स्कूल कॉलेज में जाके पर्सनली वहाँ पे लेक्चर दे के मैंने प्रबोधन किया है। उसको मुहिम बोलते हैं हम, एक्शंस भी लिए हैं। मैंने करीबन 30-35 पुलिस वालों के ऊपर भी हेलमेट का केस किया है, वो 1-1.5 साल पहले। और अभी भी गवर्नमेंट का पॉलिसी ये है कि पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को डिसिप्लिन सिखाना, उसके बाद आम आदमी को, क्योंकि अगर हम आम आदमी के ऊपर कार्रवाई करते हैं तो वो तो पूछेगा ही कि भाई ये कार्रवाई करने वाले ही का नियम रूल्स नहीं पाल रहे हैं, तो हम क्यों ऐसा। इसलिए पुलिस के ऊपर हेलमेट की सख्ती की गई है। यानी कि आने वाले समय में आम नागरिकों को भी हेलमेट की सख्ती हो सकती है, लेकिन वो अच्छी है, मैं तो कहता हूँ अच्छी है। जिस प्रकार से जो है आप वाहतुक शाखा से निकलकर आज एक ऐसे पोस्ट पर आ गए हैं जहां पर सारे पुलिसों की एडमिन, जिसको हम मानते हैं, सारे पुलिसों की जिम्मेदारी आप पर आती है। तो बहुत सारे पुलिस कर्मचारी ऐसे होते हैं जिनके घरों में ऐसे बहुत पर्सनल मैटर होते हैं, लेकिन उसी समय में सडनली उन लोगों की ड्यूटी लगाई जाती है। तो उस सिचुएशन को कैसे फेस करते हैं? तो वो तो हमें देखना पड़ता है कि भाई उसकी जो प्रॉब्लम है वो जेन्युइन है कि नहीं, सही है, या ड्यूटी अवॉइड करने के लिए वो बोल रहा है, तो हम वेरीफाई करके उसको एक्सक्यूज करते, उसके बदले दूसरा आदमी देते। ऐसे बहुत से जगह पे, बहुत से समय हमने ऐसा किया है। और हम बैठे इसके लिए कि जो एडमिन का मतलब है प्रशासन, जो लोग प्रॉब्लम में, हमारे पुलिस कर्मचारी जिनके जैसे समझो टीए बिल नहीं निकले हैं, मेडिकल बिल नहीं निकले हैं, जीपीएफ के पैसे नहीं मिल रहे हैं, उनको घर चाहिए, उनको ड्यूटी के प्रॉब्लम्स है, तो ये सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे बैठे। और हमने ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व टाइम हर वक्त किए हैं। जैसे कि ये जब सिचुएशन आते हैं तो सरकार से आपको डिमांडिंग भी करनी होती है कि पुलिस प्रशासन को हाउसिंग का प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम है, ये जब परेशानी आती है तो इस सिचुएशन को कैसे फेस किया आपने? बहुत प्रॉब्लम्स है। मैं तो कहता हूँ हमारे पुलिस लोगों को इतने खराब क्वार्टर्स देते हैं, इतनी खराब फैसिलिटी रहती है। अभी हमारा अरविंद धाम नाम का एक बहुत बड़ा संकुल है, वहाँ पे तो ड्रेनेज का पानी रोड पे आता है। वो ड्रेनेज के पानी की वजह से वहाँ पे बच्चे बीमार गिर रहे हैं, औरतें बीमार गिर रही है। मैंने बहुत बार पीडब्ल्यूडी के हायर अथॉरिटी को जाके मिल के उनसे रिक्वेस्ट की, भाई ये प्रॉब्लम सॉल्व करो। लेकिन अभी पीडब्ल्यूडी का तो आपको पता है, हम किसी के डिपार्टमेंट के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन वो प्रॉब्लम अभी तक कायम है। यानी कि जो शहर की रक्षा के लिए आगे आ रहा है वही असुरक्षित महसूस कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली दैट इज वेरी बिग प्रॉब्लम अबाउट पुलिस डिपार्टमेंट। पुलिस डिपार्टमेंट को फैसिलिटी नहीं दी जाती और उनसे काम की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा इसमें रखते। आप अगर उनको रहने के लिए अच्छा घर दो, आने जाने के लिए थोड़ा सा गाड़ी अच्छा दो, उनका पेमेंट अच्छा दो, उनका ऑफिस थोड़ा सा अच्छा रखो और बाकी थोड़े से रिसोर्सेज दिए, तो मैं कहता हूँ कोई भी पुलिसकर्मी गलत काम करने का सोच भी नहीं सकता। ये बात तो बिल्कुल सही है। जिस प्रकार से आपने पुलिसों की सारी चीज़ों को, सारे उनके मसाइल को हल करने की कोशिश की है सर, अब यहाँ से रिटायर होने के बाद का जो आपका सफ़र है वो आप कहाँ पे लगाने वाले? अभी मैं 31 तारीख को रिटायर हो रहा हूँ। अभी हाल ही में मैंने एक LLB का CD एग्ज़ाम दिया है, 3 ईयर कोर्स का। उसमें मुझे 103 आउट ऑफ 150 मार्क मिले हैं।
तो आई विल बी सिलेक्टेड इन एट दयानंद कॉलेज सोलापुर, क्योंकि 100 से ऊपर मार्क है मुझे। और वहाँ 100% उस वक्त प्रिंसिपल जो थे लॉ कॉलेज के राव साहब, वो बोले थे सर यू आर ब्रिलियंट स्टिल एट दिस एज। तो बाय द गॉड ग्रेस एंड माय फादर मदर, मैं बचपन से ही थोड़ा सा ब्रिलियंट हूँ। मुझे 10वीं में 80% मार्क्स है और ग्रेजुएशन में भी मुझे जो नियर अबाउट 75% मार्क्स है। तो उसके हिसाब से मुझे ये मार्क मिले हैं। अब मैं LLB का एडमिशन ले रहा हूँ साइड बाय साइड। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज अपना देगांव में है, केगांव में। तो वहाँ पे भी मुझे गेस्ट लेक्चर करने का अपॉइंटमेंट डीजी ऑफिस की तरफ से अपॉइंटमेंट हो गई है मेरी। तो गेस्ट लेक्चरर एज मैं वहाँ पे काम करने वाला हूँ। और उसके साथ एक 2-4 महीने पहले मैंने अब जिसको देहदान बोलते हैं उसका डिसीजन मैंने डिक्लेयर किया है। देहदान पूरी बॉडी मेरे मरने के बाद मेरी पूरी बॉडी मेडिकल कॉलेज को दी जाएगी। जो भी ऑर्गन्स क्या बोलते हैं उसको वैल्यूएबल है काम के है वो निकाले जाएंगे और बाकी बॉडी स्टडी के लिए इस्तेमाल की जाएगी। तो ये मैंने और मेरी मिसेस ने 6 महीने पहले डिसीजन लिया है और उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन किया है। अब मैं मेरे माता पिता के नाम से एक प्रतिष्ठान खोल रहा हूँ, शिव पद्म प्रतिष्ठान, जो अवयवदान देहदान के बारे में प्रबोधन करेगा, जन जागृति जिसको बोलते हैं ना, अवेयरनेस। तो ये मैं करने वाला हूँ। जब भी कभी मुझे मौका मिले, कोई भीड़ है, कोई प्रोग्राम है रिलेटेड टू सोशल एक्टिविटीज, तो वहाँ जाके मैं ये अवेयरनेस का काम करने वाला हूँ। जिस प्रकार से पूरी जिंदगी में आपने पुलिस प्रशासन के अंदर रहकर पुलिस की पूरी ड्यूटी निभाई, आखिर में आप जो है अपने पूरे ऑर्गन डोनेट कर रहे हैं, तो सर ये जो आइडिया है ये कहाँ से आपको मिला? बेसिकली क्या थे, हमारे पुलिस कमिश्नर साहब थे राजेंद्र माने साहब, उन्होंने एक सिविल का कैंप यहाँ ऑर्गेनाइज किया था अपने सीपी ऑफिस में। तो वहाँ पे सिविल के लोग आए थे, डॉक्टर मस्के वगैरह 2-3 लोग आए थे, डॉक्टर्स। वो हमारे 100-150 पुलिसकर्मी थे, ऑफिसर्स थे। तो उन्होंने प्रबोधन किया। उसमें उन्होंने बताया कि ऑर्गन्स, बहुत से लोगों को ऑर्गन्स की जरूरत है। अभी मेरा ही एक साला है, उसको लीवर की जरूरत है, लेकिन वो मिल नहीं रही है। कितने दिन से वो परेशान है, अभी ही इज इन लास्ट कंडीशन। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको ऑर्गन चाहिए, लीवर चाहिए, किडनी चाहिए, हार्ट चाहिए। और हमारे इंडिया में ऑर्गन डोनेशन का जो रेशियो बहुत कम है, 1-2% के भी नीचे है। सिटी की बात करें तो 1% नहीं। आउट ऑफ इंडिया बहुत से लोग ऑर्गन डोनेशन करते हैं, वो उनका 10-15-20% के ऊपर उनका रेशियो है। तो इसके बारे में थोड़ी गलत फहमियाँ भी है कि भाई सिर्फ गरीब अमीर लोगों को मिलता है, गरीबों को नहीं मिलता है। लेकिन मैंने मेडिकल कॉलेज के अपने डीन है डॉक्टर देशमुख साहब, उनसे बात की। वो बोले ऐसा नहीं होता, जो नीडेड, मोस्ट नीडेड उसको दिए जाते हैं। तो हमारा काम है कि हम देना, किसी भी कोई भी इंसान की अगर जान उसमें बच जाती है तो दैट विल बी इम्पोर्टेंट फॉर अस। सर जिस प्रकार से जो है आप अपनी पूरी लाइफ को लोगों के सामने रखे हुए हैं, एक ऐसे पुलिस कर्मचारी आप रहे हैं जिन्होंने आज तक कोई ऐसा ब्लेम अपने ऊपर नहीं लगाया कि किसी का एक तरफा काम किया हो या किसी तरह के एंटी करप्शन ब्यूरो की कोई फाइल आप पर आई हो। तो ये बहुत सारी जो सिचुएशन आज पुलिस विभाग में चल रही है, इसको लेकर हायर अथॉरिटी हो या वरिष्ठ अधिकारी हो, ये लोग मिलकर जो है कोई डिसाइड नहीं कर पाते कि पुलिस जो आज इतनी करप्टेड एरिया में चला जा रहा है, इसकी वजह क्या है? इसकी ऐसी बहुत सी वजह है, क्योंकि एक क्या बोलते हैं अपने चक्र है। पुलिस डिपार्टमेंट इज अ वेपन। यस। तो इसको कैसे इस्तेमाल करना, ये शासन जो बोलते हैं करने वाले उनका काम है। जैसे हम अगर कोई टीचर बच्चों को पढ़ाता है तो टीचर को खुद अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारी जो सिस्टम है पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक, थोड़ा आपको भी पता है उसके बारे में, मैं क्या बोलूँ अभी। और इसी वजह से थोड़ा सा हर एक चीज होती जा रही है, ये गलत है। अभी देखो जो करता है वो भरता है। हमको जीने के लिए कितना पैसा चाहिए ये तो हमने कोरोना ने हमको सिखाया है कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अब अगर उससे कोई अगर क्या बोलते हैं नहीं लेता है, प्रेरणा नहीं लेता हो तो वो उसकी मर्जी है। मैं किसी एक के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, सब लोग जानते हैं, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, उनको क्या बताना अभी। तो सर बहुत सारे छोटे मोटे इश्यूज भी होते हैं, जैसा कि पुलिस और आम नागरिकों के बीच में जब कभी ट्रैफिक विभाग की अगर हम बात करेंगे तो उनकी जो वर्डिंग होती है, जैसे ही किसी आम नागरिक को पकड़ते हैं तो उनकी वर्डिंग एक कारपोरेटर सेक्टर के लिए अलग होती है, एक आम नागरिक के लिए अलग होती है।
ये बहुत सारी दुविधा आज भी चल रही है, पुलिस डिपार्टमेंट हो या आम नागरिक में हो, उनके मन में यही सवाल होता है कि कारपोरेट सेक्टर के जो भी लोग आते हैं उनको बड़ी रिस्पेक्ट से बात की जाती है, उनको पुलिस प्रोटेक्शन भी दिया जाता है, बहुत सारी चीज़ें दी जाती है। लेकिन जो आम नागरिक होते हैं, ये भी देश के नागरिक हैं, वो भी देश के नागरिक हैं, लेकिन इन आम नागरिकों को बहुत सारे केसेस में हो या बहुत सारी चीज़ों में हो, वहाँ पर प्रोटेक्शन नहीं मिलता। ऐसी बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। हो सकता है, होता होगा, अभी मैं डायरेक्टली तो नहीं बोल सकता, होता होगा, क्योंकि क्या है, मैं बोल रहा हूं, हर आदमी यहाँ पे एक जैसा नहीं होता है, स्वभाव हर का अलग रहता है, इंटेंशन अलग रहता है। लेकिन मैं कहता हूँ कोई भी जिम्मेवार व्यक्ति है ना, तो उसने कायदा जो है लीगल, उसका पूरा पालन करना चाहिए। मैं मेरे लेक्चर में भी बहुत बार उसमें बोल दिया है कि भाई अपने डॉक्यूमेंट्स है वो क्लियर रखो, अपने जो लाइसेंस है, आरसी है, टीसी है, ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, उतना क्लियर रखो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं वो लाइसेंस भी नहीं निकालते उनके। मैं अभी सुबह 2 फोन आए थे मुझे, गाड़ी टोटल स्क्रैप है लेकिन फिर भी चला रहा है। अब क्या होता है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं वो पॉलिटिकली अटैच रहते हैं, कोई ऑफिसर्स अटैच रहते हैं, तो वो फोन करके हमारे पुलिस कर्मी के ऊपर दबाव डालने की कोशिश करते हैं। तो अभी पुलिस भी एक आदमी है, वो हर सिचुएशन में एक जैसा रहेगा ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब उसका स्वभाव, उसका इंटेंशन, ये सब बातें मायने रखती है, तो उस हिसाब से वो बिहेव करता है। तो हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम वी शुड बी फॉलो लॉ। तो अगर जो कायदा पालन करता है उसको मेरे ख्याल से ज्यादा तकलीफ नहीं होती है ज्यादातर केस में। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब ये कायदा बनाया तो उस वक्त उन्होंने साफ कहा था कि ये कायदा आम लोगों का है और आम लोगों के लिए ही बनाया। बिल्कुल डॉक्टर बाबा साहब, जिस प्रकार से पुलिस डिपार्टमेंट में आपने काम किया और अब भी काम करते आ रहे हैं, जैसे यहाँ से रिटायर होंगे 31 जुलाई 2023 को, आप एज अ गेस्ट लेक्चर हो या अपॉइंटमेंट जो आपका हो रहा है डायरेक्टली, तो यहाँ से ये जो अपॉइंटमेंट होगा, मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे कॉलेजेस में भी विजिट करें जहाँ पे बच्चों को पुलिस प्रशासन को लेकर मिसगाइड हो रहा है। बहुत सारे अभी युवा ऐसे हैं जो पुलिस डिपार्टमेंट के सामने आते ही वो उनसे जो है मिसबिहेवियर करना शुरू कर दें। ये रात की पेट्रोलिंग वाली, तो ये तो आम नागरिक तो अलग हो गई, लेकिन मैं चाहता हूँ कि युवा वो एक क्राइम से बचकर जो है एक प्रॉपर वे में चले। ऐसे जगहों पर जाकर आप जो है मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि ऐसे कॉलेजेस को आप एक बना लें कॉलेज की लिस्ट, जहाँ पे युवाओं को ये सख्त ज़रूरत है कि क्राइम से दूर होकर यहाँ पर आए। क्योंकि देश में आज की जो व्यवस्था है, क्योंकि देश में जो अब जो हालात चल रहे हैं उसमें जो है एक युवा दूसरा युवा के साथ जो है, जब दोस्त 2 बैठ रहे हैं, वो चाहे वो एक समाज के हो या 2 इधर समाज के हो, लेकिन उनमें जो दूरी बन रही है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो एक पुलिस प्रशासन ही इस दूरी को कम कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल पुलिस प्रशासन कर सकता है डेफिनेटली। और अनफॉर्चुनेटली अभी जो यंग पीढ़ी है वो वायलेंट होती जा रही है। हाँ, यस। इसके रीजंस बहुत है, एक नहीं कह सकते, लेकिन जो आप बोल रहे हैं समाज में जो दूरियां है वो बढ़ाने का काम कोई शातिर लोग जानिए क्या बोलते हैं उसको, इंटेंशनली करते हैं। और हमारे जो यंग पीढ़ी है उसको क्या बोलते हैं हो जाती है। तो मेरी तो इच्छा बहुत रहेगी कि यंग लोगों को प्रबोधन करो कि भाई आप अच्छी तरह से रहे, लेकिन ये लोग सुनते हैं तब ही ना, क्योंकि यंग पीढ़ी अभी सुनते नहीं है किसी का नहीं। बेसिकली उनके दिन में क्या रहता है, क्या उनके विचार रहते हैं। फिर भी हम कोशिश जरूर करेंगे, अगर आप बोलते हैं तो मैं हर कॉलेज के प्रिंसिपल, मेरे बहुत से दोस्त हैं, उनसे मैं बात करूंगा और लेक्चर अरेंज करने की कोशिश करूंगा, उनको थोड़ा गाइड करने की कोशिश करूंगा बिहेवियर कैसा रखना चाहिए। और खास करके मैंने बहुत से लोग कॉलेज में बताया कि आप पुलिस केस में कभी मत इन्वॉल्व हो जाओ, क्योंकि एक बार आपका पुलिस आपके नाम पे केस लगाया तो वो आपको बहुत साल तक तकलीफ देगा, आपका करियर भी उसमें डिस्ट्रॉय हो सकता है, आपके बहुत प्रॉब्लम हो सकते। तो अभी ये थोड़ा सा भीति उसको बोलते हैं ना अपन, दिखा के ही थोड़ा लोगों को कायदा पालन करने के बारे में बताना पड़ेगा। सर, आज की जो हमारी चर्चा रही, मिस्टर दीपक आर्वे सर जो सहायक पुलिस आयुक्त हैं सोलापुर शहर के, ये बड़ी बेबाकी से जो है अपनी पूरी राय, पूरी बातचीत उन्होंने रखी कि किस तरह से उनका पूरा जीवन गुजरा। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि मरने के बाद उनके बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, जो भी वर्क करेंगे, वो सारे जिन ज़रूरतमंद लोगों को चाहिए वो उनको देने के लिए जो है आगे आए हैं।
मैं चाहता हूं कि हमारे चैनल के माध्यम से सर ने जो काम किया है वो जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो भी इस काम को करें, क्योंकि हम अगर किसी को जीवन दान दे सकते हैं तो मुझे लगता है कि वो जीवन दान ईश्वर के समान हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि किसी को जीवन देना ये ईश्वर की ही इच्छा होती है, ईश्वर ही किसी को जीवन दे सकता है। तो दीपक सर, आप हमारे साथ में बात की, आपके बारे में अपनी राय रखी, लोगों को प्रबोधन किया, किस तरह से जो है आम नागरिक और पुलिस प्रशासन के बीच में दूरियां थी वो किस तरह से कम करने की, उसके बारे में भी जो आपने सुझाव दिया। आज़ादी वॉच इस चैनल में सर बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।